आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार। आज हम करने वाले हैं राजस्थान जियोग्राफी का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, राजस्थान की जलवायु। एक क्लास में कर देंगे पूरी जलवायु को खत्म। इससे पहले हम राजस्थान के जियोग्राफी के कुछ टॉपिक आपको करवा चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और उन वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम देख पा रहे हैं कि जो विद्यार्थी हमसे क्लासें तो ले पा रहे हैं परंतु अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आने वाले दिनों में भी आपको बहुत कुछ खास क्लासें मिलने वाली है, जिसमें आपको आर्थिक समीक्षा, राजस्थान का बजट, स्टैटिक्स जी की क्लास हम देंगे। इसी के साथ 15 अगस्त को भी बहुत कुछ खास होने वाला है आप लोगों के लिए, जो आपने अभी तक कहीं पे भी नहीं देखा होगा। इतना सब कुछ आपको मिलने वाला है 15 अगस्त के दिन। और इसी के साथ में, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए राजस्थान की जलवायु का टॉपिक आज करने वाले हैं। और एक बात और आपसे हम करने वाले हैं कि पिछले कुछ दिनों से हम क्लासें नहीं दे पा रहे थे क्योंकि मानसून बहुत ज्यादा था प्रभावी, उसी के कारण टेक्निकल इशू आ रहे थे, लाइट की समस्या थी, नेट की भी समस्या आ रही थी। परंतु आगे आने वाले दिनों में ऐसी कोई भी समस्या नहीं आएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे और आपको निरंतर लगातार क्लासें देंगे। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, वीडियो पे कमेंट करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप छोड़ दीजिएगा, आपको अगली वीडियो में बता दिया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की ओर। टॉपिक करने से पहले कुछ शब्दावली भी हम कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान की जलवायु पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है, मानसून क्या होती है, वायु दाब क्या होता है, पवनें क्या होती है, तापांतर क्या होता है। उससे पहले हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, देखते हैं कुछ शब्दावलियों की ओर। तो बात कर लेते हैं कुछ शब्दों की। सबसे पहला शब्द है हमारा मौसम। मौसम क्या होता है? अल्पकाल। अल्पकाल का मतलब 24 घंटे। 24 घंटे में जो वायुमंडलीय दशाएं हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ऋतु क्या होती है? 3 से 4 माह। 3 से 4 माह में मौसम के औसत को क्या कहते हैं? ऋतु कहते हैं। ऋतु कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वर्षा ऋतु। उसके बाद हम बात करते हैं जलवायु की। लंबे समय मतलब लॉन्ग पीरियड, लंबे समय में मौसम का औसत। लंबे समय में मौसम का औसत क्या कहलाता है? जलवायु। 30 साल भी हो सकता है, 50 साल भी हो सकता है, 60 साल भी हो सकता है और 20 साल भी हो सकता है। एक लंबे समय, लॉन्ग पीरियड में मौसम के औसत को क्या कहते हैं? जलवायु। उसके बाद बात करते हैं मानसून की। मानसून क्या होता है? हवाओं के साथ तापमान में परिवर्तन। हवाओं के साथ तापमान में परिवर्तन कैसे? ये है हमारा राजस्थान, इसकी ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा और ये पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। अभी देखो दक्षिण पश्चिम, कहां से? दक्षिण पश्चिम से तो हवाएं चलती है। दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती है वो तापमान में क्या करती है? वृद्धि करती है। तापमान में क्या करती है? वृद्धि करती है और अपने साथ क्या लाती है उस टाइम? गर्मी। जो उत्तर पूर्व से, कहां से? उत्तर पूर्व से, जो उत्तर पूर्व से हवाएं चलती है वो क्या करती है? तापमान में कमी करती है और उस समय क्या होती है? सर्दी। तो यही तो हमने पढ़ा अभी, हवाओं के साथ तापमान में परिवर्तन, मानसून। उसके बाद हम देखते हैं वायु दाब। पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब। जैसे ये पृथ्वी है हमारी और पृथ्वी के आसपास है वायुमंडल। वायुमंडल के अंदर हमारे पाए जाते हैं जलवाष्प। जलवाष्प के साथ में होते हैं धूल के कण। धूल के कण के साथ में होती है बहुत सारी गैसें भी होती है, बहुत सारी गैसें होती है। यही इन्हीं सभी का जब वायुमंडल के साथ जब पृथ्वी पर पड़ता है प्रेशर या दाब, उसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब। अगर आप पवने क्या होती है? पवने पृथ्वी के धरातल के समांतर बहने वाली हवाएं। पृथ्वी के धरातल के समांतर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है? पवने कहलाती है। देखो पवने कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी। पवने कैसे चलेगी? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर
चलेगी। कहते हैं हमारे पुराने बुजुर्ग लोग आज भी कहते हैं, जब उमस का महीना होता है, जब बहुत ज्यादा उमस होती है, हवाएं बहुत कम होती है, तापमान अधिक होता है, तब ये कहा जाता है कि अब तो वर्षा होगी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायु जो पवनें हैं हमारी कैसे चलती है? उच्च वायुदाब, जहां पे वायुदाब अधिक है, जहां पे वायुदाब अधिक है वहां से जहां पे वायुदाब कम है वहां की ओर चलती है। जब हवाएं ऐसे चलेगी तो अपने साथ बादल भी लाएगी, और जब बादल लाएगी तो क्या करेगी? वर्षा भी करेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखते हैं कुछ। ये देखिए आपके सामने, सर्वाधिक ताप वाला जिला, न्यूनतम ताप वाला जिला, सर्वाधिक तापमान वाला जिला, सर्वाधिक तापांतर कहाँ, न्यूनतम तापांतर कहाँ, क्या होता है ताप, क्या होता है तापमान, क्या होता है तापांतर। इसको समझने के लिए देखिए आप, ये है हमारा सूर्य, और सूर्य ये है हमारी पृथ्वी। जब सूर्य से पृथ्वी पर आता है प्रकाश, उसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं? ताप। और इसी ताप को, जिसी ताप की गणना को कहते हैं तापमान। ताप की गणना तापमान। ये हमारा क्या हुआ? सूर्य हुआ, और ये हमारी पृथ्वी हुई। सूर्य हुई और पृथ्वी हुई। जो सूर्य से पृथ्वी पर आता है प्रकाश, उसी को कहते हैं हम ताप, उसी तापमान की गणना को कहते हैं तापमान। तो पर यहाँ पे तो कुछ और है, ताप, सर्वाधिक ताप वाला जिला भी अलग है, सर्वाधिक तापमान वाला जिला भी अलग है। आप कहोगे सर, जब सूर्य से ताप आता है, जब सूर्य से ताप आता है तो उसी जिले का भी तापमान अधिक होना चाहिए ना। ये ताप भी अलग है, तापमान वाला जिला भी अलग है। तो देखिए इसको भी हम समझते हुए चलते हैं। देखिए होता कुछ इस प्रकार है, 21 मार्च से सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध में। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है, उसके बाद में सूर्य अपनी जो प्रकाश की किरणें हैं उनके साथ कोण सीधा बनाना शुरू कर देता है। उसी के क्रम के अनुसार 21 जून, कब? 21 जून को हम देखते हैं सूर्य पड़ता है किस पे? कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा हमारी गुजरती है बांसवाड़ा से। कर्क रेखा किससे गुजरती है? हमारी बांसवाड़ा से। किससे गुजरती है? बांसवाड़ा से। जब 21 जून को कर्क रेखा बांसवाड़ा से गुजरती है सीधी, तो सूर्य का प्रकाश 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा पड़ता है। और जब सीधा पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? बांसवाड़ा पे पड़ेगा। जब बांसवाड़ा पे सीधा प्रकाश पड़ेगा तो इसे ही बोलेंगे ना हम ताप। तो सर्वाधिक ताप वाला जिला कौन सा हुआ? क्योंकि सीधा ताप किस पे पड़ा? बांसवाड़ा पे पड़ा। तो सर्वाधिक ताप वाला जिला भी कौन सा हुआ? हमारा बांसवाड़ा हुआ। अच्छा, इसी क्रम में सबसे दूर बात करें तो सूर्य से सबसे दूर इसी क्रम में है हमारा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर सूर्य से दूर है, तो इस पे सबसे कम ताप पड़ेगा क्योंकि ये सबसे दूर है। दूरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, अभी दूरी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे कम है। तो श्री गंगानगर के अंदर न्यूनतम ताप होएगा। सर्वाधिक ताप कहाँ? बांसवाड़ा में। न्यूनतम ताप कहाँ? श्री गंगानगर में। पर ये तापमान क्या हुआ? तापमान कैसे हुआ? देखो, सूर्य कर्क रेखा सीधा पड़ा कहाँ? बांसवाड़ा पे। पर आप एक बात याद रखना, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया या बीकानेर का एरिया, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर है, वनस्पति भी थोड़ी अच्छी है चूरू के मुकाबले। किसके मुकाबले? चूरू के मुकाबले। ये पड़ा हमारा चूरू। हम अब तापमान की बात कर रहे हैं। तापमान क्या होता है? ताप की गणना को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ पड़ा? बांसवाड़ा पे पड़ा। कहाँ पड़ा? बांसवाड़ा पे पड़ा। और तिरछा कहाँ पड़ा? न्यूनतम ताप कहाँ हुआ? हमारा श्री गंगानगर में हुआ। पर यहाँ पे तापमान सर्वाधिक क्यों नहीं हुआ? बांसवाड़ा में तापमान सर्वाधिक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे नदियां अच्छी है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे जब मैदान, पेड़ पौधे, जब इसका प्रकाश है ना, तो कुछ प्रकाश नदियों में, कुछ प्रकाश पेड़ पौधों ने, कुछ प्रकाश मैदान ने। इस प्रकार इसके प्रकाश का हो गया विभाजन। प्रकाश का क्या हुआ? विभाजन। प्रकाश बंट चुका है, प्रकाश का विभाजन हो चुका है। तो इसीलिए यहाँ का तापमान, यहाँ की ऊष्मा एक नहीं रही, अलग अलग भागों में बंट चुकी है। इसलिए यहाँ का ताप तो यहाँ पे सर्वाधिक आया, पर तापमान यहाँ पे सर्वाधिक नहीं है। जब यही ताप चूरू में गया तो चूरू में वनस्पति की कमी,
चूरू के कण बड़े, चूरू में रेगिस्तान भी अच्छा, दरांतल भी अधिक और चूरू का रेगिस्तान जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तान से भी थोड़ा अलग है। तो इस कारण यहाँ पे सारा का सारा कहाँ गया, 90% दरांतल और रेगिस्तान में चला गया। और जब वहां चला, जब एक जगह कोई चीज इकट्ठी होती है तो कहते हैं ना, संगठन में ही शक्ति है। क्योंकि बांसवाड़ा में तो नदी, मैदान, पेड़ पौधों में बंट गया, संगठन में शक्ति टूट गई। यहाँ पे संगठन में शक्ति बनी और ताप अधिक रहा तो ताप की गणना कर दो, ताप की गणना करोगे तो क्या हुआ, तापमान भी अधिक हुआ। इसीलिए सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा हुआ, हमारा चूरू हुआ। न्यूनतम ताप वाला जिला श्रीगंगानगर, सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू। ये आपको समझ में आ चुका होगा। बांसवाड़ा ताप कैसे हुआ, श्रीगंगानगर न्यूनतम ताप कैसे हुआ, सर्वाधिक तापमान वाला जिला कैसे हुआ। अब बात कर लेते हैं हमारे इन 2 पॉइंट पे, सर्वाधिक तापांतर और न्यूनतम तापांतर। ये तापांतर क्या चीज है, क्या है ये तापांतर। देखिए तापांतर क्या होता है, जैसे हम बैठे हैं अभी कहाँ, जैसलमेर चलो भाई, कहाँ चलो, जैसलमेर चलो। जैसलमेर में सुबह दिन के टाइम हम बात करते हैं, सुबह दिन के टाइम की बात करते हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर आ गया 49 डिग्री, 49 डिग्री। वहीं रात की बात करते हैं, टेम्परेचर आ गया 24 डिग्री। कितना, 24 डिग्री। तापमान में कितना अंतर हुआ, तापमान में तो बहुत अंतर हो गया। यहाँ पे तो तापमान में अंतर हुआ कि नहीं हुआ, 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में अंतर आ गया। ये कैसे हुआ, देखिए इसके लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। एक तो हम बात करते हैं महासागरीय, एक हम बात करते हैं महाद्वीपीय। किसकी बात करते हैं, महासागरीय, और एक यही हम बात करते हैं महाद्वीपीय। हमारे अभी इससे पता चल जाएगा राजस्थान किस क्षेत्र का मतलब हिस्सा हुआ, महासागर के महाद्वीप के। देखो जो महासागर के हिस्से में होता है ना, देखो ये पानी है, पानी धीरे धीरे गर्म होएगा, धीरे धीरे ठंडा होएगा। पानी की ये खासियत होती है, पानी आराम से गर्म होता है, आराम से ठंडा होता है। वही बात करते हैं हम रेत की, वही बात करते हैं हम थोड़े दरांतल की। पर पहला कौन सा हमारा, रेत पे बात करते हैं, रेतीले टिपों की बात करते हैं, मोटे कणों की बात करते हैं। ये ऊष्मा का अवशोषण जल्दी करता है, अधिक करता है, जल्दी करता है। और रात को ऊष्मा का जब अवशोषण अधिक करेगा, अगर गर्म जल्दी होएगा तो ठंडा भी रात को जल्दी होता है। तो इसलिए क्योंकि दिन में तो तापमान 49 पहुंच जाए, 50 पहुंच जाए, पर रात में रेत के टिल्लों पर तापमान 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। परंतु अगर यहाँ पे दिन में तापमान हमारा 30 डिग्री है तो रात को 28 या 25 ही होगा। तापमान में अंतर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। पर महाद्वीपीय क्षेत्र जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहां पर तापमान, अगर दिन के समय तापमान अधिक तो रात के समय तापमान कम देखने को मिलेगा। यही हम बात कर रहे थे। तो समझ में आया आपको ताप अंतर कैसे हुआ, ताप का अंतर, ताप कितना दिन में था, कितना रात में, इन दोनों के बीच का अंतर। तो किसमें हुआ, सबसे अधिक तापांतर कहाँ, पश्चिमी राजस्थान। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेत के टिल्ले पाए जाते हैं। सबसे कम तापांतर दक्षिणी पूर्वी पठार। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर अधिक नहीं होता, लिमिटेड सा टेम्परेचर होता है, रात को लिमिटेड सा घटता है। परंतु पश्चिम राजस्थान में अच्छा खासा टेम्परेचर होता है दिन में और अच्छा खासा रात को घटता भी है। ये होता है, इस कारण है पश्चिम राजस्थान में रेत के टिल्ले हैं, दक्षिण पूर्वी पठार में वर्षा अधिक, पानी अधिक। तो मैं आपको पानी और वर्षा दोनों का कंसेप्ट समझा चुका हूं। इसके आगे देखते हैं हमारा, ये है हमारा राजस्थान। हमने जब भौतिक स्वरूप पढ़ा था ना, तो हमने राजस्थान की जलवायु पढ़ी थी। और हमारे कितने भौतिक स्वरूप थे, 4, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदानी भाग और एक दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हम बात करते हैं, हमारे दक्षिणी पूर्वी पठार आ गया। दक्षिण पूर्वी पठार की जलवायु कैसी थी, अति आर्द्र थी। बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हम बना देते हैं अरावली को, ये हमने अरावली को थोड़ा बनाया, ये देखिए आपके सामने अरावली को क्या ड्रॉ, अरावली ये आ गया हमारा पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में हमारा कैसा था, आर्द्र, यहाँ था हमारा उप आर्द्र,
और जो हमारा पश्चिम उत्तर प्रदेश है इसको दो भागों में बांटा, एक तो जहां पे रेतीले रेतीले टीले हैं और एक जहां पे थोड़ा बहुत नदियों का सहारा या नहरों का सहारा है। तो ये था हमारा शुष्क, ये वर्षा के आधार पे बांटा था हमने, तो ये था हमारा अर्ध शुष्क। तो कितने भाग, 5 प्रकार की जलवायु हमने देखी थी 4 भौतिक स्वरूप में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। बेसिक बातें हमने सारी कर ली है, आपको मैंने एमसीक्यू सीरीज में भी एक एक बार डिटेल से समझाई है। इसके बाद हम करने वाले हैं हमारे अब ढेर सारे एमसीक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? बताइए जी। ये अभी अपने जस्ट पढ़ के आए हैं, कौन कौन से थे? शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5। कुछ ऐसा ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? मतलब ये सभी करते हैं परंतु आधारभूत, जिसको मेनली माना जाता है, क्या वह समुद्र से दूरी है, क्या वो समुद्र से ऊंचाई है, क्या वो तापमान है, क्या वो वनस्पति है? तो इसमें अगर हम देखें आधारभूत तत्व की बात कर रहा है तो वो तापमान की ओर देखें। कैसे कि पश्चिम राजस्थान का तापमान अधिक, पूर्वी राजस्थान का तापमान थोड़ा कम। हो रही है ना परिवर्तन जलवायु का। रात को देखो, रात को दिन में तापमान अधिक, रात को तापमान कम। तो जलवायु में परिवर्तन, आधारभूत तत्व की बात करें तो किसकी ओर जाएंगे हम? तापमान की ओर जाएंगे। तो देखो वैसे राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो देखिए अक्षांशीय स्थिति। कैसे? राजस्थान, ये हमारी पृथ्वी, ये हमारा भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा और ये हमारी 66.5 डिग्री रेखा। ठीक है, हमारा कुछ राजस्थान यहां पड़ता है, थोड़ा सा हिस्सा हमारे कर्क रेखा को टच करता है। इन दोनों के अंदर जो होती है वो जो 23.5 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री के बीच में जो हमारी जलवायु होती है वो होती है उष्ण कटिबंधीय। इससे ऊपर कौन सी जलवायु? शीतोष्ण। और इससे ऊपर कौन सी? शीत। यही क्रम नीचे की ओर, शीतोष्ण और शीत। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध यहां पड़ता है। अक्षांशीय स्थिति कैसे जलवायु को प्रभावित करती है? हमारा थोड़ा सा हिस्सा उष्ण में भी आता है, लगभग हिस्सा शीतोष्ण में भी आता है। इसी उष्ण के हिस्से के कारण हमारी यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है? उष्ण व आर्द्र, उष्ण व आर्द्र जलवायु हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं समुद्र से दूरी। बिल्कुल, समुद्र से दूरी भी एक कारण है। उसके बाद धरातल की बनावट, बिल्कुल, कहीं पठार, कहीं पर्वत, कहीं मैदान तो कहीं रेत के टीले। वनस्पति की कमी, बिल्कुल वनस्पति की कमी है। वनस्पति की कमी होने के कारण सर्दी भी अधिक, गर्मी भी अधिक। समुद्र तल से ऊंचाई, हमारा कुछ क्षेत्र जो समुद्र का तल जो हमारा सी लेवल है उससे भी नीचा है, इसी कारण यहाँ पे गर्मी अधिक होती है। कह सकते हैं इसी कारण हमारी गर्मी अधिक होती है। आप अगर पृथ्वी को, अगर जमीन को खोदोगे, नीचे जाओगे तो गर्मी अधिक मिलेगा। उसी कारण समुद्र तल से कुछ ऊंचाई, समुद्र तल हमारा ऊंचा है हमारे राजस्थान के तल से। उसके बाद अरावली की स्थिति, बिल्कुल अरावली की जो स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व वो बिल्कुल मानसून के समांतर है, इसी कारण वर्षा नहीं हो पाती। परंतु आधारभूत कारण तो हमारा तापमान हुआ ना, तापमान ज्यादा, तापमान कम। पश्चिम राजस्थान में ज्यादा, क्योंकि पूरे राजस्थान में एक सा तापमान नहीं होता। हर क्षेत्र में, हर दिशा में अलग तापमान होता है। अगला प्रश्न देखो, शीत ऋतु में पश्चिम राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? बताइए भाई, क्या वो रेतीला धरातल है, क्या वो वन क्षेत्र का अधिक होना है, क्या बर्फबारी होना है, क्या अधिक वर्षा होना है? तो देखिए एक एक ऑप्शन पे बात करते हैं। अधिक वर्षा, नहीं जी, अधिक वर्षा का तो कोई नामो निशान ही नहीं होता। बर्फबारी,
बिल्कुल भी नहीं। बर्फबारी हो जाए तो मौजे ही मौजे हैं राजस्थान की। वन क्षेत्र का अधिक होना नहीं जी, वन क्षेत्र का तो हमारे वैसे ही अभाव है। अभी पढ़ के आए हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में वनस्पति का अभाव। रेतीला धरातल, बिल्कुल, रेत जल्दी ठंडी जल्दी गर्म, और शीत के ऋतु में भी अगर रेत है तो ठंडी तो जल्दी होनी ही होनी है, तो रेतीला धरातल। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? जी ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, किस माह में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? कुछ बेसिक बात बताता हूं आपको। 21 मार्च को जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो वह प्रकाश की अवधि में, जो प्रकाश की अवधि है उसमें वृद्धि करना स्टार्ट कर देता है। कहते हैं दिन बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं हमारे उन दिनों में, मानसून के दिनों में दिन बड़े होते हैं हमारे, 13 14 घंटों का दिन होता है। दिन प्रकाश की अवधि की वृद्धि होनी शुरू होती है, प्रकाश की अवधि की वृद्धि होनी शुरू होती है, और प्रकाश के कोण, जो कोण होते हैं वो भी सीधा बनना शुरू हो जाते हैं। इसी कारण ये करते 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 हमारे 21 जून को जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा पड़ता है तो गर्मी भी सर्वाधिक उसी माह में होती है, क्योंकि जून के माह में सूर्य कर्क रेखा के नजदीक होता है और उसी समय बहुत तपती धूप होती है, तपत वाली धूप होती है, सर्वाधिक टेम्परेचर होता है। तो कौन सा महीना? जून का महीना। देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रीष्म ऋतु पे। अवधि मार्च से मध्य जून तक। हवाओं की दिशा मैंने बिल्कुल आपको बताया था, एक मैप ड्रॉ करके इस प्रकार कि जब दक्षिण पश्चिम से हवाएं जाएगी तो तापमान में वृद्धि करेगी, और वृद्धि करेगी तो क्या होगी? गर्मी होगी। जब उत्तर पूर्व से हवाएं आएगी तो वो तापमान में कमी करेगी, और कमी करेगी तो क्या होगी? सर्दी होगी। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, बिल्कुल सही। तापमान पश्चिम राजस्थान में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 40 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला प्रश्न की ओर देखो आप, 30 वर्ष में या 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? क्या उन्हें चक्रवात कहते हैं, क्या उन्हें ऋतु कहते हैं, क्या उन्हें जलवायु कहते हैं, और क्या उन्हें मौसम कहते हैं? बताइए उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए मौसम किसे कहते हैं? 24 घंटे, मतलब 24 घंटे की अलग काल की वायुमंडलीय दशा को। चक्रवात किसे कहते हैं? जो इस प्रकार घूमते 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 बिल्कुल मध्य में, चाहे वो समुद्र में उठे, चाहे वो धरातल पे उठे, चाहे वो रेगिस्तान में उठे, इस प्रकार घुमाई से आता हुआ तेज बीच में आके ऊपर की ओर उठे, वह चक्रवात कहलाता है। ऋतु 3 से 4 महीने की मौसम की औसत को कहते हैं। जलवायु लंबे समय, लॉन्ग पीरियड की बात की थी हमने, 30 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष की बात की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर भी हमारा जलवायु होगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? तो देखिए किन कारणों से होती है, मैं इसको आपको बताता हूं किन कारणों से होती है। तो ये कुछ हमारा राजस्थान है, और ये पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अफ्रीका, इस प्रकार थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर ये हमारा इंडिया शुरू कर लेते हैं हम थोड़ा सा यहाँ से, और यहाँ हमारा पड़ता है राजस्थान अफ्रीका के ऊपर, इधर ही पड़ता है भूमध्य सागर। क्या पड़ता है? भूमध्य सागर। कब की बात कर रहे हैं? शीतकाल की बात कर रहे हैं। भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर राजस्थान के किस ओर पड़ गया? पश्चिम में पड़ा ना। पहली बात, भूमध्य सागर से 8 से 13 किलोमीटर, कितने? 8 से 13 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक भूमध्य सागर में इस प्रकार चक्रवात उठता है। किस प्रकार चक्रवात उठता है, और ये जब चक्रवात ऐसे घूम घूम के बीच में आता है तो ये ऊपर की ओर उठता है, बीच में आके ऊपर की ओर उठता है। इसी समय यहाँ पे चलती है जेट स्ट्रीम हवाएं। कौन सी? जेट स्ट्रीम हवाएं। देखिए मैं लिख देता हूं दोबारा, जेट स्ट्रीम हवाएं। इन्हीं जेट स्ट्रीम हवाओं के साथ ये अपने ओर लेके आता है, और इसी भारत के उत्तर की ओर यहाँ पड़ता है पामीर का पठार, जिसे कहते हैं विश्व की छत। इससे आके टकराता है, कुछ तो निकल जाती है उत्तर की ओर, कुछ आती है दक्षिण की ओर, और जो ये दक्षिण की ओर आता है यही सर्वाधिक गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर बारिश करके जाता है,
और इसी बारिश को हम कहते हैं मावठ की बारिश। और इसी चक्रवात का दूसरा नाम होता है विक्षोभ। क्या होता है? विक्षोभ। और इसी को क्या कहते हैं हम? चक्रवात। चक्रवात मतलब विक्षोभ। जो भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात या कह सकते हो पश्चिमी विक्षोभ से आने वाला चक्रवात। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ किन कारणों से होती है? क्या वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के हवाओं के कारण होती है? नहीं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है? बिल्कुल सही। पश्चिमी हवाओं के कारण नहीं। हिमालय से टकरा कर वापस लौटती मानसूनी हवाओं के कारण नहीं। ये अगर यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता था अगर पश्चिमी विक्षोभ ना दिया होता। पामीर के पठार से टकराकर राजस्थान की ओर पामीर के पठार से टकराकर दक्षिण की ओर लौटने वाली हवाओं से, तो हम कर सकते थे उसको भी सही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती? तो पहले देख लो मावठ। तो ये मावठ की वर्षा होती है ना, इसे हम बोलते हैं गोल्डन ड्रॉप। क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप। क्यों? क्योंकि यही बारिश सर्वाधिक फसलों के लिए लाभदायक होती है। कौन से एरिया में? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इन दिनों में कौन सी फसल का महीना होता है? रबी की फसल का। और इसी समय कौन सी फसलों को फायदा होता है? तो होता है गेहूं। कौन सी फसल? जौ। कौन सी फसल? चना, सरसों, किन्नू, माल्टा जैसी फसलों को सर्वाधिक फायदा होता है। तो देख लो ऑप्शन में गेहूं हो सकता है फायदा, नहीं होता वो ढूंढना ना अपनों को, तो वो ढूंढते हैं कौन सी है। गेहूं को होता है जी, चना को होता है, सरसों होता है, कपास को नहीं होता है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है? 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। देखिए ये प्रश्न आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो जलवायु से अगर प्रश्न बनेगा तो इस प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान में कितनी समदाब रेखाएं गुजरती है, प्लस ये भी पता होना चाहिए कि गर्मी में कितनी है और सर्दी में कितनी है। पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये देखो, ये है हमारा प्यारा राज्य राजस्थान, और राजस्थान में हम बात कर लेते हैं गर्मी माह की। किसकी? गर्मी माह की और सर्दी माह की। तो गर्मी में यहाँ से 4 समदाब रेखाएं गुजरती है। वहीं हम सर्दी की बात करें तो 2 समदाब रेखाएं गुजरती है। गर्मी में 4 कौन सी है? तो एक ये देखिए आपके जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर वाली। कौन सी? ये देखिए जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर वाली रेखाएं 997 मिलीबार। उसके बाद देखिए दूसरी 998, ये गुजरती है हमारी बाड़मेर से, जोधपुर से, नागौर से, वो पूरा शेखावटी कवर कर रही है। देखिए चूरू भी है, सीकर भी है और झुंझुनू भी है। उसके बाद देखिए 999 कहाँ से गुजरती है? जालोर, पाली, अजमेर, अजमेर के बाद देखिए टोंक, और टोंक के बाद सवाई माधोपुर होती हुई निकलती है। उसके बाद हम बात करते हैं 1000 मिलीबार, जो हमारा भी प्रश्न था, कहाँ से गुजरती है? कहाँ से गुजरती है आप देख लीजिए, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। कितने राज्यों से? 4 जिलों से गुजरती है। हमारे पूरे राजस्थान में से जो गर्मी में गुजरती है रेखाएं वो 4 है। कौन सी? 997, 998, 999 और 1000। वहीं हम प्रश्न की ओर एक बार लौटते हैं वापस। देखिए हमारा प्रश्न क्या कहता है? 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। तो देखिए सिरोही बिल्कुल हम पढ़ के आए थे, उदयपुर बिल्कुल ये भी पढ़ा था, प्रतापगढ़ ये भी पढ़ा था, झालावाड़ बिल्कुल, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। और देख लो सिरोही, चित्तौड़गढ़, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा। जालोर, पाली, नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा। जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर पढ़ी थी हमने 999 में। उदयपुर नहीं, पहले सिरोही था। चित्तौड़ नहीं, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्दी माह की। कितनी बताई मैंने आपको? 2। सर्दी माह में कौन सी 2 है? 1018 और 1019। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि राजस्थान से समदाब रेखाएं कितनी गुजरती है। तो आपका सीधा प्रश्न उत्तर होना चाहिए प्रश्न का 6। तो सर्दी में कितनी? 2। गर्मी में कितनी? 4। वहीं हम बात कर लेते हैं अब सर्दी में गुजरने वाली की। तो देखिए ये हमारा बीकानेर, बीकानेर के बाद आइए आप जोधपुर, जोधपुर के बाद नागौर, नागौर के बाद चूरू और चूरू के बाद श्री गंगानगर में।
तो ये हमारी जो गुजरती है वो रेखा है 1018। कॉपी पेन ले लो, एक एक लाइन लिख लो, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से पाली, पाली से राजसमंद, राजसमंद से चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ होती हुई निकलती है। ये कौन सी है हमारी 1019। ये आपको मैंने 1018, 1019 बता दी है। पूरे अच्छे से इसको ध्यान से लिख लेना, याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम प्रश्न नंबर 9 करते हैं, उससे पहले एक आपसे बात कर लेते हैं। हमारे शिक्षा द्वार परिवार के एक सदस्य हैं चिक्सदीप, उन्होंने अभी रिसेंट हमारी एक वीडियो आई थी राजस्थान की मिट्टियां, उसके अंदर कमेंट करके एक प्रश्न पूछा था। वो प्रश्न था कि सर बांका पट्टी कुबड़ पट्टी एक ही होती है? तो मैं बताना चाहूंगा आपको, बांका पट्टी और जो कुबड़ पट्टी है ये एक ही होती है। इसी को हम टेढ़ा पट्टी भी बोल सकते हैं। ये हमारी नागौर से अजमेर तक फैली हुई है, क्योंकि नागौर के जो पानी है ना, उस पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और उस फ्लोराइड की मात्रा के कारण वहां के लोगों की जो हड्डियां हैं वो भंगुर हो जाती है और उनके अंदर कुबड़पन आ जाता है। इसी कारण वहां से नागौर से लेके अजमेर तक ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है। उनके अंदर एक रोग पाया जाता है, विशेष रोग, उसे कहते हैं फ्लोरोसिस रोग। तो हमारे प्रश्न का जो जवाब था वो यही है कि कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी एक ही होती है। और आपका भी ऐसा कोई प्रश्न हो जिसमें आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो में, आगामी कोई भी क्लास के अंदर आपको उस प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? देखो ये राजस्थान हो गया, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व। सर्वाधिक जो मानसून की अगर डायरेक्शन बात करें तो ये वाली है, कौन सी? दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व से इस प्रकार ऐसे मानसून बढ़ता है। मानसून वर्षा बढ़ने की बात हो रही है, वर्षा कितनी हो रही है ये बात नहीं, मानसून की वर्षा किस ओर बढ़ती है। तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ऐसे बढ़ती है, परंतु बीच में आ जाती है अरावली और आगे तक वर्षा नहीं हो पाती है। परंतु हम बात हमारे प्रश्न के अकॉर्डिंग जाए तो किस ओर वर्षा बढ़ती है, पूरा प्रश्न पढ़ना फिर उत्तर कर पाओगे। अगर ये प्रश्न ऐसे होता कि राजस्थान में वर्षा जो बारिश है, बारिश की डायरेक्शन, बारिश की दिशा किस ओर बढ़ती है, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व में कम, फिर थोड़ी और अधिक, फिर थोड़ी और अधिक, फिर थोड़ी और अधिक, फिर थोड़ी और अधिक, इस प्रकार होता। तो प्रश्न की पूरी लैंग्वेज पढ़ना, तभी जाके प्रश्न आपका सही होगा। तो किस ओर बढ़ती है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व? नहीं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, बिल्कुल यही हमारा उत्तर है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व? नहीं, दक्षिण से उत्तर भी नहीं। ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? जस्ट अभी मैंने बताया इस प्रकार वृद्धि होगी। कैसे? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। बिल्कुल, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मिल चुका है हमें। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों प्रश्न आपको समझ में आ चुके होंगे। बिल्कुल कंफ्यूज कर सकते थे, पर आप प्रश्न की लैंग्वेज पढ़िए, बिल्कुल इजी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम में मानसून की अवधि होती है। जो दक्षिण पश्चिम में मानसून की अवधि कौन सी होती है? दक्षिण पश्चिम, ये वाला पश्चिम और ये दक्षिण, या मानसून की अवधि कौन सी होती है? क्या वो जून से अक्टूबर? नहीं। जून से सितंबर? जुलाई से अक्टूबर? मई से अगस्त? नहीं, वो तो जून से सितंबर की बात हुई ना, क्योंकि मध्य जून से शुरू होती है बारिश का महीना और सितंबर के मध्य तक चलता है। तो यही हमारा उत्तर हुआ, जून से सितंबर। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो देखिए वही बात कर लेते हैं हम। ये हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान, और एक एक चीजें मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूं, बस आप चीजें पढ़ते रहें, आप देखते रहें, और मैं कहता हूं बिल्कुल इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैं आपको बेसिक चीजें पढ़ा चुका हूं। अब प्रश्न सिर्फ आप अगर ये प्रश्न आराम से पढ़ोगे ना तो इसके उत्तर आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इसके साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना। तो देखो होता ही है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ये डायरेक्शन वर्षा की हुई, और इधर अरावली आ गई। अरावली के समान तो कोई वर्षा होगी नहीं, तो ये थोड़ा सा इधर पहाड़ी क्षेत्र है, तो ये वर्षा इधर दक्षिण में और ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगी। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो अरब सागर की शाखा से है तो उत्तर से उत्तर पूर्वी नहीं, पूर्वी क्षेत्र नहीं, मध्य अरावली बिल्कुल भी नहीं, दक्षिण
और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, बिल्कुल सही। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो, निम्न में से कौन से जिलों का समूह है सर्वाधिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? तो देखो, हम एक एक ऑप्शन की बात करते हैं, पहले नीचे से देखते हैं। भरतपुर और करौली, नहीं 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 नहीं, भरतपुर करौली तो औसतन वर्षा राजस्थान के अकॉर्डिंग तो नहीं प्राप्त करते हैं। उसके बाद देखते हैं अगला, बूंदी व कोटा, नहीं नहीं जी, बूंदी और कोटा का भी नहीं कह सकते। उदयपुर और भीलवाड़ा कह सकते हैं थोड़ा, पर इतना भी नहीं। झालावाड़ और बांसवाड़ा, बिल्कुल ये हो सकते हैं। कैसे? अरब सागर से मानसून आया, फुल वर्षा करेगा, क्योंकि जो मानसून का प्रवेश द्वार राजस्थान में बांसवाड़ा ही तो है। बांसवाड़ा में फुल वर्षा करेगा कौन? अरब सागर का मानसून। और बंगाल की खाड़ी का मानसून आया तो प्रवेश द्वार झालावाड़, बारिश करेगा ना फुल सारी, तो औसतन वर्षा भी इन दोनों जिलों में अधिक होगी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का आदर्श जिला कहलाता है, क्या वो उदयपुर है, क्या वो झालावाड़ है, क्या वो बांसवाड़ा है, क्या वो चित्तौड़गढ़ है? जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है, जहां पे सर्वाधिक बारिश होती है, वही सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कहलाएगा। तो पता है हमें, राजस्थान में सर्वाधिक बारिश कहाँ पे होती है? झालावाड़ में होती है। सर्वाधिक बारिश किस स्थान पे होती है? तो माउंट आबू में होती है। कहाँ होती है? माउंट आबू में। कितने? 48 दिन तक, मतलब पूरे 365 में से 48 दिन वर्षा होती है यहाँ पे। तो देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू, बोराट, फलोदी और फतेहपुर। अभी बता के गया हूं कहाँ, माउंट आबू में होती है। उसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि बताओ भी क्यों रहता है? देखिए, एक बात तो कंफर्म है, राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान माउंट आबू है। कौन सा है? माउंट आबू है। यहीं पे सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती है, पर्वत पठार दर्रों में। मैं बता चुका हूं एक एक चोटी के बारे में, पूरी चोटी को खत्म कर चुके हैं, बिखेर चुके हैं चोटियों को एक एक। मैं कहता हूं आप वो क्लास देख लो, चोटियां याद हो जाएगी। तो देखियो, माउंट आबू सबसे हमारा ऊंचा जिला है, ऊंचा स्थान है। सिरोही की बात कर लेते हैं, सिरोही में माउंट आबू पड़ता है। ठंडा कह सकते हैं, सर्वाधिक ठंडा रहता है माउंट आबू, ऊंची चोटियां यहाँ पे है। तो कुछ यही कारण हो सकता है। तो देखो कहता है 4 नंबर ऑप्शन, माउंट आबू पर वायुमंडलीय दाब कम है, ये तो जचा नहीं। उच्चतर ऊंचाई अवस्थित है, हाँ ये जचता है, ऊंचाई तो है। पर अगले ऑप्शन देखते हैं, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है। माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, नहीं। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन और सबसे बेस्ट उत्तर बन रहा है हमारे 17 नंबर प्रश्न का। माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इसी कारण तापमान कम रहता है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? सर देखो, जब विषमता की बात आएगी, विषमता की बात आ गई तो कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे सबसे कम वर्षा होगी। कौन सा जिला होगा? जहाँ पे वनस्पति नहीं होगी, जहाँ पे रेत ही रेत होगा। ऐसा कौन सा जिला है? ऐसा तो एक ही जिला है, जैसलमेर। बहुत इजी प्रश्न था, मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न आता होगा, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न था। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को दबा के करो शेयर, दबा के करो वीडियो को लाइक। बहुत कुछ मिलने वाला है खास, जल्दी ही बजट की वीडियो आने वाली है आपके सामने, जल्दी आर्थिक समीक्षा का पूरा निचोड़ देंगे। योजनाओं को भी कर रहे हैं तैयार आप लोगों के लिए, स्ट्रेटेजी के भी आने वाला है, और हो सकता है 15 अगस्त को मिलेगा कुछ बहुत खास। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दबा के फैलाएं, शेयर करें फुल सारी। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के डैश जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो जी बताओ जी, दैनिक तापांतर सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक किस जिले में होता है? क्या वो श्री गंगानगर है, क्या वो चूरू है, क्या वो जैसलमेर है, क्या वो जोधपुर है? तो देखिए अपने चारों के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, 27 दिन आंधियां चलती है यहाँ पे, श्री गंगानगर। और जो सामान्य हमारे धूल भरी आंधियां चलती है ना, उनको हम स्थानीय भाषा में लू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। चूरू की बात की थी, सर्वाधिक तापमान वाला जिला हमने बात किया था,
जैसलमेर की बात करेंगे और जोधपुर की बात करेंगे। कम वर्षा होती है यहाँ पर। जोधपुर का एक फलोदी क्षेत्र है जो सबसे शुष्क स्थान है, फलोदी। पर बात करते हैं चूरू और जैसलमेर की, और तापांतर की भी बात कर लेते हैं। तो जब बात करते हैं दैनिक तापांतर की तो वो जाएंगे हम जैसलमेर में, क्योंकि यहाँ पे दैनिक तापांतर का जो डिफरेंस है हमें जैसलमेर को मिले, जरा दिन का, प्रतिदिन का ऊपर नीचे होता रहता है, वो कहाँ पे, जैसलमेर में। अगर हम वार्षिक तापांतर की बात करें पूरे वर्ष का, तो वो कहाँ होएगा हमारा, चूरू में। अब क्या याद रखोगे, सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू, वार्षिक तापांतर वाला जिला भी चूरू। जैसलमेर सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। दैनिक तापांतर वाला जिला भी जैसलमेर। जोधपुर का फलोदी सबसे शुष्क स्थान। श्री गंगानगर में 27 दिन चलती है आंधियां, धूल भरी आंधियों, स्थानीय भाषा में उन्हें कहते हैं लू। श्री गंगानगर को सबसे न्यूनतम ताप वाला जिला, और सूर्य की किरणें पड़ती है तिरछी। क्या पड़ती है, तिरछी। उसके बाद बढ़ते हैं हम थोड़े आगे की ओर, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, कौन सा, जैसलमेर। और बात करें सबसे कम वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन वाला जिला, बांसवाड़ा। देखो एक एक चीज पढ़ते हुए चलना, एक प्रश्न के साथ बहुत प्रश्न करवा रहे हैं हम आप सभी के लिए, एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होने वाले हैं ये सब। तो सबसे कम बांसवाड़ा, क्यों, मैदान अच्छा, नदियां अच्छी, सब कुछ अच्छा, तो वहां कम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान। अरे सर अभी बताया मैंने, शुष्क स्थान कौन सा, फलोदी बताया। किस जिले में है, क्या वो बीकानेर में है, नहीं सर बीकानेर तो नहीं। क्या वो जैसलमेर, नहीं जैसलमेर में नहीं। क्या वो जोधपुर में है, बिल्कुल अभी सुन के आए हैं, कहाँ पे है, जोधपुर में। क्या वो बाड़मेर, नहीं है बाड़मेर में। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है। देखिए भाई, राजस्थान में मैं बताता हूं आपको, लगभग पूरे साल में जो वार्षिक औसतन वर्षा रहती है वो रहती है 57.7। कितनी, 57.7 सेंटीमीटर या 58 सेंटीमीटर। इससे रिलेटेड कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है, 48 से 52 सेमी, नहीं जी। 63 से 67, बिल्कुल नहीं। 57 से 58, हाँ जी ये सेट बैठ सकता है। 58 से 62, बिल्कुल भी नहीं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा बताइए जी। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा, इसको समझाता हूं मैं आपको बढ़िया से। देखिए पहले आप बनाइए, हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान, ये बन गया हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान। अब बात कर लेते हैं हम समवर्षा रेखा की। देखो ये आ गई हमारी अरावली, कौन सी आ गई, अरावली। और इधर हमने मारा था पश्चिम मरुस्थल, बिल्कुल था सर, बिल्कुल पढ़ा था हमने। इसको दो भागों में बांटा था, किस आधार पर, वर्षा के आधार पर। एक 0 डिग्री यहाँ पे तो 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे तो 50 यहाँ पे। देख लो ये 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है हमारी, क्या इससे इधर और इससे इधर दोनों बराबर नहीं लग रहा आपको, दो भागों में बांट नहीं रही। तो यही 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर, ये जो वर्षा रेखा है हमारे राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। देख लो दोनों बराबर भागों में बांट रही है कि नहीं बांट रही है, बिल्कुल बांट रही है। तुम्हारा प्रश्न तो यही था ना, राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है 25 सेमी, नहीं ये तो पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। 50 सेमी बिल्कुल सही, 100 सेमी नहीं, 150 सेमी तक तो हमारे माउंट आबू में वर्षा होती है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेमी, 25 सेमी, 40 सेमी, 80 सेमी। सर अभी तो आपने इसमें हमें बताया ये तो 50 सेमी थी और इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ऐसा। तो ये प्रश्न मैंने नहीं बनाया, ये प्रश्न तो आरपीएससी ने बनाया था। कब? 2018 के लगभग।
कौन सी परीक्षा? सेकंड ग्रेड। तो हम भी आपके लिए लेके आए उठा के। हमेशा ये मत सोचना इसमें ऑप्शन में 50 नहीं चकोर हिट लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ ऑप्शन की लैंग्वेज समझो, ऑप्शन कहना क्या चाहता है वो समझो। तो उस समय एग्जामिनर ने जो सही माना वो थी 40 सेमी। नजदीकी रेखा को सही माना गया, क्योंकि हम बात करते हैं ना तो 10 से 40 सेमी हम पश्चिम मरुस्थल के वार्षिक वर्षा की बात करते हैं। तो उसी हिसाब से हम देखें तो 40 सेमी बिल्कुल सही है। पर हम वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटे तो 50 सेमी भी सही है। अगर 50 सेमी नहीं तो 40 सेमी पर आप जा सकते हो। देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न कहता है लू। ओहो, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? बिल्कुल बिल्कुल, लू शब्द से क्या तात्पर्य है? अगर किसी को प्रैक्टिकल करना है तो 27 दिन की आंधियां चलती है, जहां नाम है उसका गंगानगर, किन्नू होता है वहां। जल्दी जाइए और प्रैक्टिकल भी कर लीजिएगा। क्या है लू से तात्पर्य? मैं बता चुका हूं, धूल भरी शुष्क हवाएं, धूल भरी आंधियां जो चलती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तो देख लो, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। धूल भरी व शुष्क हवाएं, बिल्कुल जी, यही तो हम पढ़ के आए हैं। जल राशियों से युक्त हवाएं? अरे नहीं सर, जल राशियों से युक्त हवाएं तो थोड़ी नमी वाली होती है, समगति से बहने वाली हवाएं भी नहीं है। उम्मीद करता हूं लू भी समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लो जी, एक और प्रश्न आ गया। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? सर, इस ऑप्शन में तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। चलो देखते हैं। उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, संवहनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। सर ये क्या भला हो गया? समझ नहीं आ रहा कुछ भी। होता यूं है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है धरती पर, पृथ्वी पर, भूभाग पर, तो तपत बहुत अधिक होती है। उन्हीं तपत के कारण, उसी प्रखर धूप के कारण, तपत के कारण वहां उठती है संवहनीय धाराएं। क्या उठती है? संवहनीय धाराएं। उन्हीं धाराओं के साथ धूल भरी जो आंधियां चलती है, धूल भरी आंधियां चलती है, उसी को कहते हैं लू। उन्हीं संवहनीय हवाओं के साथ, धाराओं के साथ जो बनते हैं छोटे छोटे चक्रवात, उन्हें कहते हैं बुबलिया। क्या कहते हैं? बुबलिया। स्थानीय भाषा में कहता है भूत बुलियो आगो। क्या आगो? भूत बुलियो। तो वही भूत बुलियो ओहो है बुबलिया। क्या होता है? बुबलिया। तो आपको समझ आया होगा, लू और बुबलिया चलने के कारण संवहनीय क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? संवहनीय क्रियाएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? बताइए जी, किस भाषा के शब्द से बना है? क्या वो फारसी से बना है? क्या वो जर्मन से बना है? क्या वो अरबी से बना है? क्या वो अंग्रेजी से बना है? जल्दी बताओ किस से बना है? वो बना है अरबी से बना है। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा प्रश्न था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है। बताइए लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? क्या वो जुलाई से अगस्त है? क्या वो जनवरी से फरवरी है? क्या वो अक्टूबर से दिसंबर है? क्या वो मार्च से जून है? जुलाई से अगस्त बिल्कुल नहीं, सावन का महीना है, क्यों लूटेगा? यहाँ तो आता है तो ये तो नहीं होगा। जनवरी फरवरी मानसून का नाम ही नहीं आता, यहाँ तो मावठ आती है, तो ये भी नहीं। अक्टूबर से दिसंबर सोच सकते हैं इसके बारे में। मार्च से जून बिल्कुल भी नहीं सर, इस टाइम में तो गर्मी पड़ती है बहुत ज्यादा। कहां से? मानसून तो आया ही नहीं, तो लौटेगा कैसे? तो यही ऑप्शन बचता है, अक्टूबर से दिसंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पश्चिम राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? बताओ जी, पश्चिम राजस्थान में कौन सा एक कारण नहीं है? देखो अरावली की स्थिति, अरे मैंने बताया था अरावली की जो स्थिति है, हमारी स्थिति है, उसके समांतर तो मानसून चला जाता है। अरे सर, इसके अकॉर्डिंग तो मानसून की वर्षा होती ही नहीं, तो ये तो कम वर्षा के लिए एक अलग कारण नहीं हुआ।
इससे तो वर्षा नहीं होती। वहीं वृष्टि छाया प्रदेश, ये क्या होता है, ये अरावली आ गई, इधर से मानसून बंगाल की खाड़ी का टकराया तो इधर से कर दी वर्षा। एक इधर समांतर निकालते लेगा, ये इसने वर्षा नहीं करनी थी, एक इसके कारण नहीं हुई, तो ये तो यहाँ कर दी, इधर वाला क्षेत्र बचा रहेगा, इसको हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। उसके बाद मानसून आगमन के समय अति उष्णता, बिल्कुल ये भी यार अति उष्णता तो होती है, तो इन तीनों के कारण तो हमारे राजस्थान में कम वर्षा होती है। अरावली की स्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश और मानसून आगमन के समय अति उष्णता। पर एक बात देखो, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, अरे सर मैं एक बात बताता हूं, तापमान की बात कर लो और वायु दाब की बात कर लो। अगर तापमान बढ़ेगा वायु दाब घटेगा, अगर तापमान घटेगा वायु दाब बढ़ेगा। ग्रीष्म काल में तापमान बढ़ गया तो उच्च वायु दाब नहीं होगा, निम्न वायु दाब होगा, तो ये कोई कारण नहीं है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है। अरे अरे, अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला, हम तो राजस्थान को 1 मिनट में कर लेते हैं ड्रॉ, कर लिया। अब देखते हैं अर्ध शुष्क वाला भी जिले कौन कौन से हैं। ये पश्चिम रुस्तल आ गया, इसको 2 भागों में बांट दिया, एक तो था शुष्क और एक था अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क वाले जिलों के बारे में तो पढ़ना है, उसके जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला पढ़ते हैं हम श्री गंगानगर, कौन सा, श्री गंगानगर। फिर पढ़ते हैं हनुमानगढ़, कौन सा, हनुमानगढ़। कुछ हिस्सा बीकानेर का भी आ जाता है, कुछ हिस्से की बात करें तो जोधपुर का भी आता है, जोधपुर का तो बहुत सा वैसे हिस्सा आता है। अर्धशुष्क में जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे, वो जोधपुर वाला जिला ही तो करता है। उसके बाद में बात करते हैं चूरू, बात करते हैं सीकर, बात करते हैं झुंझुनू, बात करते हैं पाली, बात करते हैं जालोर। किसकी बात कर ली, जालोर। ये सारे जिले अर्धशुष्क में आते हैं। इनमें से कोई जिला है इसमें अर्धशुष्क का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला भी हमें पता है। अर्धशुष्क का प्रतिनिधित्व करने वाला जिला कौन सा पता है हमें, जोधपुर। जयपुर नहीं, पूर्वी मैदान भाग में है। प्रतापगढ़ रावली में आता है और कुछ पूर्वी मैदान में आता है। झालावाड़ दक्षिण पूर्वी पठार में है। इनकी तो जलवायु अलग है, तो हम ये वाला भी पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, क्योंकि हम आपके साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे, आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। अगला प्रश्न देखो, उत्तर पश्चिम की जलवायु विषम है। अरे सर, ये तो हमने पढ़ा था, उत्तर पश्चिम की जलवायु विषम है। पश्चिम रुस्तल की जलवायु विषम है, हमने पढ़ा था ना, तो कथन तो सही है। पहले देख लो कथन सही, 2 नंबर में कथन गलत, इसको काट दो। 3 नंबर में कथन गलत, इसको भी काट दो, बचे 2। उसके बाद देखो, दिन व रात में तापक्रम की भिन्नता पाई जाती है। अरे हाँ, पढ़ा था ना, रेत के टिल्ले, दिन में तापमान अधिक, रात को तापमान कम। कुछ याद आया? आया तो करो निशान, लगाओ निशान। कौन सा, कारण भी सही, कथन भी सही। इधर तो कारण गलत हो गए तो ये भी काट दो। अब जो बच गया वही हमारा उत्तर, कथन सही और कारण भी सही। तो देखो, हमारा प्रश्न अभी क्या कहता है कि वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कोई इसका उत्तर बताएगा मुझे? उससे पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बताता हूँ। देखो, हमारे यहाँ पे वैज्ञानिक आए थे, कोपेन साहब, ट्रिवार्था और थार्नवेट। कौन कौन आए थे? कोपेन, ट्रिवार्था और थार्नवेट। इन्होंने क्या किया, जलवायु को, इसको जलवायु को अलग अलग आधार पर अलग अलग भागों में बांटा। तो कोपेन ने वनस्पति को आधार मानते हुए, राजस्थान में वनस्पति को आधार मानते हुए जलवायु को कई भागों में बांट दिया। उसी प्रकार ट्रिवार्था ने भी जलवायु को आधार मानते हुए कई भागों में बांट दिया। पर थार्नवेट ने, जो हमारे थार्नवेट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधार माना वर्षा को। किसको आधार माना? वर्षा को। किसको आधार माना? तापमान को। किसको आधार माना? वाष्पोत्सर्जन को। जैसे कोपेन ने भी तापमान और वाष्पोत्सर्जन को माना, पर हम कह सकते हैं कि जो उन्होंने मेनली, जो मतलब मुख्य रूप से जिसको आधार माना वो वनस्पति थी। ट्रिवार्था ने जिसको मुख्य रूप से आधार माना वो भी वनस्पति थी, और थार्नवेट ने जिसको मुख्य रूप से आधार माना वो वर्षा थी। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कोपेन ने भी जलवायु
के वर्गीकरण को किया वनस्पति के आधार पे, टिवार्था ने जलवायु के वर्गीकरण को किया वनस्पति के आधार पे, और थार्नवेट ने जलवायु के वर्गीकरण को किया वर्षा के आधार पर। तो हमारा ये प्रश्न देखो क्या कहता है, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो क्या कोपेन ने माना है? नहीं। केंद्रीय ने? नहीं। टिवार्था ने? नहीं। हाँ, अभी मैंने आपको बताया था थार्नवेट ने माना है। इसी के साथ कुछ और चीजें देखते हैं, क्या इन्होंने आधार माना, क्या इन्होंने नाम रखे, कैसे नाम रखे, तो वो सारी चीजें देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं कुछ शब्दावली कि इन्होंने आधार कैसे माने, कैसे नहीं माने। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे देखो, मैंने ही आपके लिए राजस्थान का एक मैप तैयार किया है। कोपेन और टिवार्था है, कोपेन का और टिवार्था का वर्गीकरण लगभग सेम था। क्यों? क्योंकि दोनों ने किसको आधार माना? वनस्पति को आधार माना। किसको आधार माना? वनस्पति को आधार माना। तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से नाम दिए, आपके सामने जो लिखा हुआ है देखो, ये पूरा राजस्थान आ गया हमारा। क्या आ गया? राजस्थान आ गया। ये हमारे राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा। कौन सा हिस्सा? पश्चिमी हिस्सा। पश्चिमी हिस्से को इन्होंने नाम दिया BW, ये बड़ा W है, याद रखना, BWHW। ये दो अक्षर छोटे हैं, दो अक्षर बड़े, दो अक्षर छोटे। ये भी इंपोर्टेंट है, हर एक एक चीज एक एक अक्षर इंपोर्टेंट है। ये राजस्थान में एक एक चीज एक एक अक्षर बहुत इंपोर्टेंट है। देखो BWHW। अच्छा, यहाँ किस प्रकार के वन पाए गए? मरुद्भिद वनस्पति। किस प्रकार की? मरुद्भिद वनस्पति। उन्होंने पश्चिमी राजस्थान को किस प्रकार से बांट दिया? मरुद्भिद वनस्पति। वनस्पति के आधार पे बांट रहे हैं। यहाँ पे कौन सी वनस्पति हुई? मरुद्भिद वनस्पति हुई, BWHW। अच्छा, इन्होंने जो अरावली थी हमारी, ये अरावली वाला भाग था ना, अरावली के पश्चिमी हिस्से को, किस हिस्से को? पश्चिमी हिस्से को ये कवर करते गए और उन्होंने बांटा BSHW। अपने इन जो ये शब्द मैंने करवाए हैं, BWHW, BSHW, CWGAW, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा ये शब्द क्या है। ये पूरी शब्दावली भी हम देखेंगे, अभी देखते रहना आप। BWHW कौन सा भाग? पश्चिमी भाग। कौन सी वनस्पति? मरुद्भिद वनस्पति। वही बात करते हैं BSHW, अरावली के समांतर। अरावली का पश्चिम भाग कवर करते हुए चले गए, ये पश्चिम भाग कवर करते हुए पूरा चले गए। कुछ अरावली का भाग तो कुछ अरावली के पश्चिम का भाग। उसके बाद बात करते हैं CWG। CWG यहाँ किस प्रकार के वन? पतझड़ी वन। हम वैसे पहले भी पढ़ चुके हैं। मिश्रित पतझड़ पाया जाता है पूर्वी मैदानी भाग में, मिश्रित पतझड़ वन। इसी प्रकार देखो CWG में पतझड़ी वन, कौन सा भाग? पूर्वी मैदानी भाग। वहीं बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी पठार की, तो यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है सवाना तुल्य वनस्पति। कौन सी वनस्पति? सवाना तुल्य वनस्पति। अच्छा, ये किसके वर्गीकरण था? कोपेन साहब का। किसका वर्गीकरण था? टिवार्था साहब का। कोपेन साहब और टिवार्था साहब का ये वर्गीकरण था। इन्होंने देखो किस किस में बांटा? BWHW पश्चिम भाग को, अरावली के समांतर BSHW, S बड़ा है, B बड़ा है, H छोटा है, W छोटा है। अच्छा, उसके बाद पूर्वी मैदानी भाग को बांटा CWG, और जो नीचे हमारा था दक्षिणी पूर्वी पठार और दक्षिणी भाग, उसको बांटा AW में। वहां वनस्पति पाएगी सवाना तुल्य वनस्पति, CWG में पाएगी पतझड़ी वनस्पति, BWHW में अरावली के पश्चिम भाग को कवर करते हुए चले, और कौन सा? घास के मैदान। और BWHW में मिली हमें मरुद्भिद वनस्पति। एक एक अक्षर आपको मैं बताऊंगा। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। एक एक प्रश्न मिलेगा आपको। राजस्थान की जियोग्राफी में अगर 10 प्रश्न आए तो 8 से 9% हम दावा करते हैं यहीं से देंगे आपको। एक एक प्रश्न कराएंगे। अभी आने वाले दिनों में आपको स्टैटिक जीके की भी क्लास मिलेगी, जिसमें राजस्थान की जियोग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, आर्थिक समीक्षा, राजनीतिक विज्ञान और करंट और राजस्थान के बजट से भी संबंधित प्रश्न मिलेंगे आपको। मैं कहता हूं आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट कंटेंट लेके आने वाले हैं हम। बस आप निरंतर हमारे साथ अध्ययन करते रहें, एक एक चीज को याद करते रहें, निरंतर क्लासें लगाते रहें। नहीं समझ में आए तो दोबारा लगाएं क्लास। मैं कहता हूं समझ में आएगा ही आएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आपको आएगा, अगर आप तैयारी कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको समझ में आएगा। बस आप क्लास को लगातार देखते रहें, ठीक है। उसके बाद में मैंने तीन बताए थे आपको वैज्ञानिक, कोपेन, टिवार्था और थार्नवेट। तो थार्नवेट साहब ने क्या किया? उन्होंने आधार माना वर्षा को। किसको आधार माना? वर्षा को। जो आपके सामने हूबहू हो रहा है, मैं एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
सबसे कम वर्षा होती है हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर साइड में, जोधपुर के कुछ हिस्से में, क्योंकि यहाँ पे बालू का स्तूपों की मात्रा अधिक है, कम वनस्पति है, सबसे अधिक कम बारिश होती है यहाँ पे। तो कम वर्षा के आधार पर इन्होंने बांटा इसको EAD, ई बड़ा ए और डी, EAD। और यही बात करते हैं हम बीकानेर संभाग की। किसकी? बीकानेर संभाग की। बीकानेर संभाग के कितने जिले थे? 4। देख लो, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू और ये गंगानगर। इन चारों को बांटा DBW। डी और बी दोनों बड़े हैं, डब्ल्यू छोटा है। ये चलते रहा। इसी प्रकार ये पूरा पूर्वी मैदानी भाग इसी के अंदर आती है हमारी अरावली लगभग, इसको बांटा इन्होंने DAW। किसमें बांटा? DAW। वही बचा हमारा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी पठार, उसको बांटा CAW। तो ये आपको थानवेट का भी समझ में आ जाना चाहिए। एक एक जिले देख सकते हो, मैंने मैप इसीलिए लिया ताकि आप जिले देख पाओ। देखो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, उदयपुर का कुछ हिस्सा, बूंदी, कोटा, ज्वाल, ये सारे आप देख सकते हो। झालावाड़। देखो, कंफ्यूजन वाला कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर पूछेगा तो पूछेगा बांसवाड़ा किसमें है, डूंगरपुर किसमें है, थानवेट के हिसाब से जयपुर किसमें है, थानवेट के हिसाब से गंगानगर किसमें है, थानवेट के हिसाब से जैसलमेर किसमें। पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा, कंफ्यूजन वाला कभी नहीं पूछेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात करनी और रह चुकी थी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वो कुछ इस प्रकार थी। हम इन दोनों की, मैंने आपको बताया कोपेन और टिवार्था दोनों ने वनस्पति को आधार माना। बिल्कुल, ये बात तो हमारी बिल्कुल सत्य है। कोपेन की बात कर लो, इधर बात कर लो टिवार्था की, इसकी बात कर लो टिवार्था की। इन दोनों ने किसको आधार माना? वनस्पति को आधार माना ही माना। अभी बात कर लेते हैं, कोपेन ने जो दक्षिण हिस्सा दक्षिण पूर्वी पठार को माना वो AW माना, इसने भी AW माना। ये आप नोट करते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। वही कोपेन ने जो हमारा पश्चिम रुस्तल प्रदेश है उसको BWHW माना, इसने सिर्फ BWH माना। क्या माना? BWH माना। वही जो हम पढ़ रहे थे अरावली के समांतर, उसको BSHW माना। वही टिवार्था ने BSH माना। हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी की, तो वहां कोपेन ने माना CWG, वही टिवार्था ने माना CAW, छोटा ए, CAW। तो ये चीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोपेन और टिवार्था ने सेम वर्गीकरण किया है, आधार वनस्पति को ही माना है, सब कुछ सेम किया है, बस थोड़े से नाम में ऊपर नीचे कर लिया। AW, BWHW को BWH माना, BSHW को BSH माना, CWG को CAW माना। कुछ शब्दावली मैंने अभी आपको पढ़ाई, AW, BHW, BSHW, BWG, ये होती क्या है, ये भला क्या है, समस्या क्या है, इनके बारे में भी तो कुछ बताओ सर। तो देखो, इनके बारे में भी मैं आपके लिए कुछ लाया हूं। AW का मतलब है आदर एवं उष्ण, आदर एवं उष्ण। प्रश्न ये भी बन सकता है, AW का मतलब आदर एवं उष्ण, BW का मतलब BWHW का मतलब शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, पर BSHW की जगह दे दिया आपको उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र शीत शुष्क। तो आपका मतलब आपको इनमें मिलान करने वाला भी दे सकते हैं, आपको एक 3 से ये गलत भी दे सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। AW की बात करें तो आर्द्र एवं उष्ण, BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कैसे? ये देखो, मरुस्थल भी है, शुष्क भी है, अर्धशुष्क भी है, उष्ण भी है, ठीक है, और वनस्पति रहित भी है। तो वही हमने बात की ना, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। वही बात करते हैं BSHW की, तो ये है अर्धशुष्क। ये हमारा क्या है? अर्धशुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। कौन से क्षेत्र को कवर करती है? अरावली के पश्चिम और थोड़ा कुछ अरावली को। CWG का मतलब उपोषण, मतलब उपोषण का समझते हो, आदर और उपादर दोनों, क्योंकि अरावली के समांतर का कुछ, अरावली का पूर्वी हिस्सा किसमें चला गया? CWG में चला गया, और पूर्वी मैदानी भाग का पूरा हिस्सा आ गया। तो आदर और उपादर का हिस्सा कुछ, आदर का लगभग। उपोषण कटिबंधीय आदर और शीत शुष्क, वहां हम आदर और उष्ण का पढ़ चुके हैं। CWG उपोषण कटिबंधीय आदर शीत शुष्क। वहीं DAW की बात करें तो वो है उष्ण आदर, वहीं EAD की बात करें तो वो है उष्ण शुष्क। ये देखो आपके सामने है DAW आ गया, अरावली वाला हिस्सा भी आ गया, पूरा हिस्सा भी आ गया। CAW का तो वही आदर और उष्ण हो गया। DBW का शुष्क वाला अर्धशुष्क का हिस्सा आ गया हमारा DBW। पर हम बात करते हैं DAW की, तो ये क्या हुआ? उष्ण आदर। कौन सा? उष्ण और आदर। कैसे?
कुछ हिस्से उष्ण और आर्द्र के दोनों के मिक्स आ रहे हैं, आर्द्र का भी उपार्द्र का भी। ईएडी की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कौन सा, उष्ण और शुष्क। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी चीजें समझ में आ चुकी होगी, अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं ना आपको एमसीक्यू के साथ में, हम एमसीक्यू के साथ में आपको पूरा कंसेप्ट भी दे रहे हैं ताकि आपकी एक एक चीज भी क्लियर हो सके। अगर कोई फ्रेशर है तो उसकी भी हो सके, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपकी रिकॉल हो सके, आपको याद आ सके। प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई गई है पिछली वीडियो से, अभी भी पीछे वीडियो में हमने जो जो कराया उसके अकॉर्डिंग देखे तो आपने प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक भी मिलने वाले हैं आपको, बस आप लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप जुड़े रहोगे तो आपको मैं कहता हूं बहुत फायदा होने वाला है। देखो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, कोपेन द्वारा, इसके द्वारा कोपेन द्वारा प्रस्तुत, याद रखना प्रश्न को आराम से पढ़ना, कोपेन, थार्मेट, टिवार्था अलग अलग लिखाएगा। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। हमने बात की थी, अभी बात करके आए हैं BSHW, किसकी बात करके आए हैं, BSHW, ये एच छोटा, BSHW की बात करके आए हैं। तो क्या हुआ, इसका क्या बनेगा, अर्ध शुष्क, बिल्कुल अर्ध शुष्क बनेगा। ये देखो आपके सामने, मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, BSHW, ये देखो अर्ध शुष्क बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि ये पश्चिम हिस्सा कवर कर रहा है, तो ये थोड़ा थोड़ा इधर चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर का एरिया भी कवर कर रहा है, कौन सा, BSHW। और ये जो हिस्सा है ना, ये पूरा का पूरा हमारा शुष्क एरिया कवर कर रहा है, कौन सा, शुष्क एरिया। देखो BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल बिल्कुल, BWHW शुष्क मरुस्थल बिल्कुल, मैंने लिखा भी था आपको, फिर से दिखा रहा हूं, अर्ध शुष्क मरुस्थल BSHW, BWHW शुष्क उष्ण मरुस्थल, अतरुष्ण CWG उपोष्ण कटिबंधीय। मैं एक एक चीज आपको बताते हुए चल रहा हूँ, दोबारा दिखाते हुए चल रहा हूँ, तो देखते रहिए आप। CWG उत्तरी राजस्थान, नहीं 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 नहीं, CWG की बात कहाँ की थी हमने, पूर्वी राजस्थान में, पीछे मैंने बताया आपको AW की दक्षिण राजस्थान, बिल्कुल। तो हमने कौन सा सुमेलित नहीं बताना है, तो यही हमारा सुमेलित नहीं होगा। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, BSHW, राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है। कोपेन की जो BSHW है ना, वो दर्शाता है हमें, कहाँ दर्शाता है, अरावली के उत्तर भाग में, नहीं, मैंने आपको ऐसे बताया था, ये अरावली जा रही है तो इसके पश्चिम भाग को, कुछ अरावली के समांतर, तो देख लो, उत्तर भाग को नहीं, दक्षिण भाग को नहीं, पूर्व भाग को नहीं, पश्चिम भाग को, बिल्कुल सही। थोड़ी सी प्रश्नों की गति बढ़ाते हैं। देखो राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है, बताओ भाई, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, मैं आपसे ही सुनना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। क्या AW, नहीं ये तो दक्षिण में है, मरुस्थल तो है नहीं। क्या BSHW, नहीं ये तो अर्धशुष्क की है। BWHW, बिल्कुल, इसमें हमने मरुस्थल की बात की थी, शुष्क मरुस्थल की, तो यही हमारा उत्तर होगा, ये हमारा पूर्वी मैदान का। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखो अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार AW निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्या वो भरतपुर और अलवर है, नहीं ये तो पूर्वी था, कौन सा था, पूर्वी था। क्या वो बांसवाड़ा और झालावाड़ है, हाँ ये हो सकता है। दक्षिण के हिस्से को हमने कवर किया था, ऐसे दक्षिण का हिस्सा कवर किया था, यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़, कुछ उदयपुर, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 ये किया था, तो ये हो सकता है। सिकरनगौर, नहीं ये तो अर्ध शुष्क में आएगा। हनुमानगढ़, बीकानेर, ये भी अर्ध शुष्क और शुष्क में आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखो, EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। मैंने बताया था आपको राजस्थान के मैप के अंदर क्या कि EAD कहां पे पाई जाएगी, ये वर्षा के आधार पर पड़ा, जहां पे वर्षा कम होगी, कहां पे, जैसलमेर में, कहां पे, जोधपुर में, कहां पे, बाड़मेर में। मैंने इनके लिए एक शब्द यूज किया था EAD, तो कुछ याद आया, तो ये इस क्रम में हमारा मिल गया, हो गया हमारा प्रश्न। देखो चीजों के तथ्य जानने के बाद में, चीजों के बारे में पढ़ने के बाद में, प्रश्न की व्याख्या देखने के बाद में, ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इजी हो रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके लिए, तो आप इनका निरंतर अध्ययन करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगला प्रश्न देखो, थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता
है? बताओ भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर रहे हैं, बताओ कौन सा दर्शाता है? मैं एक बार और समझा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको नहीं समझाने वाला, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत आराम से आपको समझा चुका हूं। ये देखो, ये जो हिस्सा था ना, एक ये हिस्सा था बीकानेर संभाग का, एक ये हिस्सा था, इसको तो हमने बोला था DBW, और इसको हमने बोला था EAD, इसको हमने बोला था DAW। किसी को राजस्थान का मैप नहीं आता तो उसके लिए प्रश्न नहीं होगा। उसको देखने के लिए हमारी पहली 2-3 क्लासें वो देखें, उसके अंदर हमने राजस्थान का मैप को अच्छे से निचोड़ा हुआ है, मैं को घोट के पिलाया हुआ है, जाके पी के आओ पहले। तो देखो, ये पश्चिम का भाग है, हमने बात करनी है डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा यहाँ पड़ता है, डूंगरपुर यहाँ पड़ता है, तो ये कुछ हिस्सा किसका था? CAW का था। देखो, ऐसा कोई ऑप्शन है इसमें? EAD नहीं, CAW बिल्कुल यही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। अगला प्रश्न देखो, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। CWG भरतपुर, बिल्कुल पूर्वी मैदान का हिस्सा है, बिल्कुल ये तो है सुमेलित। BWHW, पर ये सुमेलित तो है, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ा गया मामला। कैसे? BWHW बड़ा होना चाहिए था, W में खा गए मात। इसके बाद देखो BSHW है तो ये भी सही, परंतु BSHW ये छोटा और इधर बड़ा होना चाहिए था, यहाँ भी खा गए मात। उसके बाद AW डूंगरपुर, बिल्कुल ये सही है, तो हमारा 1 और 4 ही बचे, 2 और 3 तो हमारे गलत हो गए। तो 1 और 4 देखो किसमें है, सब कुछ इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी। पहले तथ्य देखो आराम से, भागो मत, आराम से लगाओ क्लास को। किस जलवायु प्रदेश में सवाना तुल्य वनस्पति? हो कितने इजी प्रश्न आ रहे हैं, एक एक प्रश्न का निचोड़ करके आए हैं पीछे। सवाना तुल्य कहाँ पे? AW में। BSHW में कौन सी? घास के मैदान। BWHW में कौन सी? मरुद्भिद। CWG में मिश्रित पतझड़ी वन। एक एक चीज मैं आपको बता चुका हूं, मैं दोबारा भी लिख देता हूं आपके लिए। तो करते चलिए, निरंतर पढ़ते चलिए, कुछ नहीं, इजी हो जाएगा सब कुछ आपके लिए। अगला क्या कहता है, कौन सा क्षेत्र अर्धशुष्क अथवा स्टेपी तुल्य जलवायु? ये जो अर्धशुष्क वाला क्षेत्र है ना, वो स्टेपी तुल्य जलवायु के अंदर आता है। कौन सा क्षेत्र है वो बताओ? ये तो आपको ही बताना पड़ेगा, ये तो आपके लिए ही है। अर्धशुष्क होएगा ना वहां पे, मैंने आपको बताया थे घास के मैदान, तो मेरा एक बताना रहेगा था, वहीं पाई जाती है स्टेपी तुल्य वनस्पति भी। कौन सी वनस्पति? स्टेपी तुल्य वनस्पति। तो उसमें देखो कौन कौन से वह जिले हैं, तो आपके देखो, वैसे मैं आपको उन जिलों का बता ही देता हूँ आपको कौन से वो एक तो गंगानगर है GNR, एक वो हमारा हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ को हम शॉर्ट में लिखते हैं HNM, एक हमारा बीकानेर है, हम उसको लिखते हैं BKN, एक हमारा जोधपुर है, जोधपुर के लिए लिखते हैं JODH जोधपुर। उसके बाद हम लिखते हैं बाड़मेर को लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं चूरू, उसके बाद हम लिखते हैं झुंझुनू, उसके बाद हम लिखते हैं सीकर, उसके बाद लिखते हैं नागौर, ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम जालोर, उसके बाद लिखते हैं हम पाली। ये हमारा प्रश्न था। ये प्रश्न पता है कहाँ आया हुआ है, ये क्यों लेके आया हूं? PSI समझते हो, हमारा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ था राजस्थान के, कब? 2021 में, पहली शिफ्ट 13 तारीख वाली शिफ्ट के अंदर ये प्रश्न आया था। मैं कहता हूं इस प्रश्न को देखने के बाद में आपके मन में सवाल उठेगा ही उठेगा। पर एक चीज और याद रखना, इन सभी के लिए ना, एक जैसे जो अर्धशुष्क के लिए ना प्रतिनिधि एक नगर बनाया जाता है, पर जो प्रतिनिधि नगर बनाया जाता है, जो प्रतिनिधि मतलब जो इनके एक कह सकते हैं वह जिला जहां से ये अर्धशुष्क शुरू होता है, सर्वाधिक होती है स्टेपी तुल्य वनस्पति वहां पाई जाती है, तो वो कौन सा था? प्रतिनिधि नगर जोधपुर। उस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर दें। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा तो नहीं होगा, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी बारा भी नहीं होगा, बस्ता है गंगा हनुमानगढ़ बीकानेर जलोर पाली जोधपुर नागौर सीकर झुंझुनू। जो SI एग्जाम ने, जो हमारे पुलिस विभाग ने, जो इसका उत्तर RPSC ने जो उत्तर माना वो था जालोर पाली जोधपुर नागौर सीकर झुंझुनू। क्यों? यहाँ पे देखा गया सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जालोर पाली जोधपुर नागौर सीकर झुंझुनू।
पर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू में भी कुछ हद तक पाई जाती है, कुछ एक हद तक, पर ज्यादा कहाँ, जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर और सीकर, झुंझुनू। इसलिए आपके लिए प्रश्न भी लेकर आया मैं। उसके बाद देखो, भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर में। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। राजस्थान में कौन से जिले 50 सेमी सम वर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? नीचे दिए गए कुटुंब बताना। रहे बिल्कुल यार, क्यों नहीं बताएंगे, ये हम आज की ही क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमारी एक रेखा जाती है, ठीक है, ये हमारी एक यहाँ से हुआ 0 से 25, 25 से 50, ये 50 वाली रेखा है। इससे देख लो कहाँ पूछे हैं, पश्चिम में, पश्चिम का ये हिस्सा देख लो, इसमें कौन कौन से, भीलवाड़ा यहाँ पड़ता है, पश्चिम में नहीं पड़ता, दौसा यहाँ पड़ता है, पश्चिम में नहीं पड़ता, चूरू यहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है, हनुमानगढ़ यहाँ पड़ता है, पश्चिम में पड़ता है। 2 और 3 को उत्तर दे दो। आप नक्शा याद करो, आप क्लासों के तथ्य देखो, प्रश्न आपके सामने कहेगा, मेरा उत्तर ये है। अगला देखो, राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? 4 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2019। हो गया प्रश्न, इतना ही था बस। अगला प्रश्न देखो क्या कहता है, ग्रीष्म ऋतु में जून जुलाई में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? ताकती लू चला है, क्या चला? ताकती लू चला है, खटा चला है, वहां 27 दिन और चला है, एक दिन कौन 27 दिन चला है पूरी ग्रीष्म ऋतु में। बीकानेर नहीं 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 नहीं, बाड़मेर नहीं 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 नहीं, जैसलमेर बिल्कुल भी नहीं, गंगानगर, कौन सा? गंगानगर। 27 दिन आंधियां चलती है यहाँ पे, प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो आप याद रखना 27 दिन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जलवायु का पूरा निचोड़ दे चुका हूं मैं आपके सामने, एक एक चीज आपके आगे रख चुका हूं। प्रश्न ने कहा है चल के, मैं हूं इसका उत्तर, एक एक चीज प्रश्न की मैं बता चुका हूं, उत्तर के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बस आपने पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना ही है, कोई इलाज नहीं आपके पास, नौकरी आपको लेनी ही पड़ेगी, आपके लिए विशेष है, जरूरी है। अगर आप लड़के हो तो देखो सीधी सी बात है, ब्याह करागा नहीं, सीधा पूछेगा सासराला छोरो की करे, ये पूछागा छोरो की करे, लागड़ो है कि कोनी, जमीन जगह वाली बात गई बादगी। और लड़की हो आप तो ये पूछा जाएगा कि भाई छोरी क्या करती है। वो दिन गए कि लड़कियां घर पे जाके झाड़ू पोछा करेगी, गोबर उठावेगी, वो सारा दिन गया। अब तो नौकरी चाहिए, हर एक सेक्टर में नौकरी चाहिए, हर एक बंदे को नौकरी चाहिए। क्यों? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। उठो, जागो, करो, मेहनत करो। और आज की हमारी क्लास यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ निरंतर आप इन क्लासों के साथ बने रहें। देखो उससे पहले ना कुछ क्लासें हम आपको दे चुके हैं, प्रतीक चिन्ह की क्लास दे चुके हैं, उसके बाद स्थिति एवं विस्तार की क्लास दे चुका हूं, वो भी बहुत सुपर क्लास थी। मैं कहता हूं रामबाण है ये क्लासें, भौतिक स्वरूप पढ़ लो, 1 घंटे 17 मिनट की क्लास है। मैं कहता हूं पूरा भौतिक स्वरूप खत्म हो जाएगा 90%, 100% की मैं गारंटी नहीं लेता, पर 90% खत्म हो जाएगा। और उस 90% आपको प्रश्न दिलाएगा ही दिलाएगा। और इन दोनों टॉपिकों को भी आपने ध्यान में रखना, और इसको भी विशेष ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी को सुदृढ़ करना ही करना है। और पर्वत पठार की कल क्लास आ चुकी है, दर्रे, मैं कहता हूं चोटियां, पर्वत पठार, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। करो, आप पढ़ते चलो, बहुत सी क्लासें मिलने वाली है। और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासें हमारी पसंद आ रही होगी। और एक बात और विशेष सूचना आप सभी के लिए, रविवार के दिन, कौन से दिन? रविवार के दिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक स्टैटिक्स जीके की क्लास दी जाए, जिसमें हम 4 से 5 सब्जेक्ट आपको कराएंगे। वो आपकी क्लास घंटे, हो सकता है 1.5 घंटे के इर्द गिर्द क्लास रहने वाली है। पूरे इंपोर्टेंट पर्सन उठा के मैं लेके आने वाला हूं उसमें, और वे क्लासें आपके लगातार चलेगी। अगर वो क्लास आपको पसंद आएगी तो वे क्लासें हम आपके लिए डेली करेंगे, नहीं तो वो हम रूटीन में क्लासें जैसे आएगी वैसे डाले रखेंगे आपके लिए। और वीडियो आपको पसंद आई तो वही हमारा डेली का चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटे का निशान आ रहा है उसको कैसे भी करो, बजाओ, तोड़ो, कुछ भी करो, तो आपको वो भी करना ही करना है। वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, कमेंट भी करना है।
आपको क्लास कैसी लगी, और दबा के इसको शेयर करो, फैला दो, इसको आग की तरह फैला दो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नई क्लास, नई उमंग, नई जोश के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।